वेलकम प्रोटीन्स क्लास 8th का हमारे पास ये 5th चैप्टर है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेड़ पौधों का और जानवरों का संरक्षण, सुरक्षा, कंजर्व करना, बचाव करना। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस का। हम लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पहले से भी पता है और यहाँ पर एनसीईआरटी के लाइन में बहुत कुछ हम लोगों को सीखने मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का लाइन पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज़, वो सारे के सारे हम सॉल्व करा देंगे। मतलब वीडियो आपको हम हलवा बना के देंगे, आपको सिर्फ निगलना है, ठीक है। चबाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बचा आप सिर्फ टाइम दो मुझे थोड़ा सा, है ना, देख लो ये वीडियो पूरा, तो फिर आपको इस चैप्टर के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। ओहो, पानी वानी पी के बैठो, हाइलाइटर लेके बैठो और मार्क वार्क कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। बस शुरू करते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब तो आप समझ ही गए, संरक्षण आप कह सकते हो, बचाव कह सकते हो, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स, इसका मतलब मैं क्या ही समझाऊं। वी सॉ इन क्लास 7th दैट पहले एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड टिबू। वो लोग घूमे थे इधर। क्लास 7th में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। क्लास 6 में भी एक ऐसा चैप्टर है आज के नए सिलेबस में, अभी के जो नए सिलेबस आए पिछले साल के। दे वेर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स, अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर ऑल्सो, है ना, एगर शेयर देयर एक्सपीरियंसेस as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी, some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। उसके बाद यहाँ पर है लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व ETC। इन लोगों ने भी घूमा, बाकी बच्चे भी वेकेशन पे गए, घूम के आए। ये लोग भी एक्साइटेड थे कि हम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ कि क्या क्या देख कर के आए, नई चीज़ें सीख कर के आए। और बाकी स्टूडेंट भी चूँकि बाकी जगह घूमे थे, सुने थे, वो लोग भी eagerly वेट कर रहे थे कि चलो भैया जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा एंड वी विल जस्ट शेयर एंड डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, ओके, विद आवर फ्रेंड्स। तो बस इतना ही था। और इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये जो 3 किस्म की बातें की गई हैं कि नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सरकार बनाती हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाते हैं। क्या मकसद है इन सबको बनाने का? तो भाई बहुत सिंपल है। क्या कि देखो, हमें ना सिर्फ अपनी हिफाजत करनी होती है। हम लोग हो गए हैं बहुत, क्या बोलते हैं उसको भाई, सेल्फिश हो गए हम लोग, ठीक है। हाँ, हम लोग को सिर्फ अपना पड़ा है कि भाई हमारी ज़िंदगी सुधर जाए, और हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने के चक्कर में बहुत सारी ज़िंदगी को ख़राब कर दे रहे हैं, ठीक। हालांकि जैसे हमारे ज़मीन पर रहने का हक है, ज़िंदा रहने का, जीवित रहने का अधिकार है, वैसे ही बाकी प्लांट्स, बाकी एनिमल्स को भी इस नेचर में सरवाइव करने का, अपने ज़िंदगी को फ्रीली जीने का हक है। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जैसे हमारा अधिकार है कि हम यहाँ पर फ्रीली इस हवा को इस्तेमाल करें, इस पृथ्वी के मिट्टी को और पानी को इस्तेमाल करें, पेड़ पौधे और जानवरों को इस्तेमाल करें, वैसे ही हर एक पेड़ पौधे और जानवरों को भी ये हक है कि वो अपना जीवन जिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। हम उनको उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने नहीं दे रहे। कैसे, डिस्कस करेंगे आगे। इसीलिए चूँकि ये ज़रूरी है कि उनको भी उनका हक मिले, इसीलिए ये सब बनाया जाता है। नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। चलो, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काउजेज। सबसे पहले बात की जा रही है कि देखो भाई, जब भी बात वाइल्ड लाइफ की आएगी तो जंगल एक इम्पोर्टेंट टर्म है। जंगल में ही तो है ये वाइल्ड लाइफ, अक्सर देखा जाए तो। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगल का काटना, जंगल का उखाड़ना, जंगल को ख़त्म करना, विनाश करना, है ना। क्या रीजंस हैं, क्यों ये जंगल कम हो रहे हैं, क्यों ये जंगल खत्म हो रहे हैं? अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड टुडे। अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। क्या कह रहा है, इस पूरे पृथ्वी पर मैनकाइंड के लिए भी क्या है सर, ज़रूरी है कि सभी किस्म के, अर्थ पे जितने भी किस्म के एनिमल और प्लांट्स हैं वो सब सर्वाइव करें। एक दूसरे पे हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हैं, हम पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं, हम कीड़े मकोड़े पर डिपेंडेंट हैं। डायरेक्टली हो सकता है हम किसी जानवर पर डिपेंडेंट ना हो, आप कहेंगे हम शेर पे कैसे डिपेंडेंट है भैया, ठीक है। तो ना हो डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे, पूरा साइकिल देखोगे, तो फूड चेन को देखोगे, है ना, जीने का तरीका देखोगे, पृथ्वी का इकोसिस्टम देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। और ये जो आज खतरे में है ना, वो जो थ्रीट है, सबसे बड़ा धमकी और डर है, वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल का
विनाश करना, ख़त्म करना, कटाई करना। वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेज। डिफोरेस्टेशन का मतलब बताया, आप चाहे तो इसका एज अ डेफिनेशन अंडरलाइन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। देयर इज इन द फॉरेस्ट इन आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। कुछ खास रीजंस जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो नीचे यहाँ दिए गए हैं। नंबर 1 जैसे लिखा है कि है ना, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जाहिर सी बात है कि हम आज के टाइम पे खेती पाती करने के लिए ज़मीन खोजते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि जब खेती होगी तो अनाज मिलेगा, हमें खाना मिलेगा। बट उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, अपने लालच की वजह से, है ना, जंगल को काट करके वहाँ खेती करने के लिए ज़मीन बढ़ा रहे हैं। और कह रहा है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, तरक्की के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, है ना, इकोनॉमिक वेल्थ के नाम पे, है ना, और मॉडरेशन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं। अपने लाइफ स्टाइल को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। हर एक के घर में क्या होता है सर, यहीं पे मैं अपने स्टूडियो में देख सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर जो है क्या है, लकड़ी से बनी हुई हैं। और हम अपने घरों पे जलाने के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब इसका एक सवाल दिमाग में उठता होगा, तो क्या हमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जवाब है करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जहां हम एक पेड़ काटते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि एक पेड़ लगाया भी जाए, है कि नहीं है? ये हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए है। पूरी दुनिया इंसान के ग़ुलाम है। इंसान जो है ना अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। बाकी सारे चरिंद परिंद प्लांट्स, है ना, वो सब हमारे ताबे हैं, सब हमारे नीचे हैं। ठीक है, हमें ये हक है कि हम इस्तेमाल करें, ठीक है, जिनका जैसे हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम उन सब के, है ना, सर्वाइवल का, कि वो बचे रहे, वो ख़त्म ना हो जाए, उनकी जीवन, है ना कहीं नष्ट ना हो जाए, इन सब की जिम्मेदारी भी हमारी है। जब हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे लीड कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि बाकी जो एनिमल और प्लांट्स हैं, ये इकोसिस्टम जो है वो बना रहे। और वो कैसे बनेगा वो हमें पता भी है, बावजूद उसके हम इसको क्या करते हैं सर, इग्नोर करते हैं और हम सेल्फिश होते हैं। सम नेचुरल काउजेज डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड, है ना, सेवर ड्राउट्स। अब जाहिर सी बात है कभी कभी जंगल में आग लगने की वजह से, बहुत सारे रीजन से जंगल में आग लगते हैं। और बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े बड़े जंगल के जंगल, अभी कैलिफोर्निया का आग बहुत मशहूर हुआ था 1 साल पहले। तो कुछ नेचुरल रीजन से भी क्या होते हैं, कई दफ़ा जंगल ख़त्म होते हैं। जैसे कि एक है आग लगना जंगल में, और एक है सुखाड़, है ना। क्या एक रीज़न से सुखाड़ हो जाता है, मिट्टी जो है सूख जाती है और ऐसे सूखती है कि पेड़ पौधे वहाँ अपने आप मरने लगते हैं। ये भी रीजंस हैं जंगल ख़त्म होने के। अब कह रहा है एड मोर काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू द नेचुरल एंड नॉन नेचुरल। भाई और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है सर, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, है ना। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये आपको सोचने हैं। और आप ये नेचुरल रीज़न बता रहे हैं या मैन मेड रीजंस बता रहे हैं कि इंसानों की वजह से कुछ हो रहा है, वो आपको लिस्ट करनी है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। जंगलों को कटाई करके पेपर बनाते हैं वो भी एक रीज़न है कि आज हम पेपर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो भी जंगलों को काट करके हो रहा है। एक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, ठीक है, कि क्या हो रहा भाई, ओ ओ ओ ओ तो लाइट की कमी महसूस होगी मुझे। प्रॉब्लम यह है कि अरे यार कंप्यूटर ऑन है इसीलिए लाइट ऐसा हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा काम चला लो इसी से, है ना। आई थिंक मेरा चेहरा कम दिखे, कोई बात नहीं, बोर्ड तो दिख ही रहा है। कंसिक्वेंसेस का मतलब आप रिजल्ट कह सकते हो, परिणाम कह सकते हो कि जंगल कटने से क्या होता है।
पहले एंड बूझो रिकॉल दैट्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, वो याद कर रही है कि वो क्या जानती है। दे रिमेंबर दैट द डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। वो कह रही है कि इस पृथ्वी पर है ना टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता है। ये एकदम सही बात है कि पोल्यूशन बढ़ने का, टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न जो है डिफोरेस्टेशन है। आप नीचे भी आगे भी देखेंगे कि कैसे जब हम जंगलों को काट देते हैं तो कैसे इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता आगे आएगा। कह रहा है इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड, दे ऑल्सो नो दैट द डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द नेचर। अब ये सब के सब एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट्स हैं, आप चाहे तो इनको एक एक करके याद कर लें। बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर हम देखें तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है सर, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, क्योंकि जो ज़मीन का जड़ होता है ना वो पानी को पकड़ कर रखता है। ज़मीन का जड़ कह रहे हैं, पेड़ पौधे का जड़ पानी को पकड़ कर रखता है, होल्ड करता है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे को काट देते हैं तो ये होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ज़मीन में पानी बहुत नीचे चला जाता है या फिर ऊपर ऊपर ही बाढ़ आकर के ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर से इसी को गायब कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने वाला ये प्लांट जब नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स गर्मी तो बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। आगे बताएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दे ऑल्सो नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द नेचर, दे वेयर टोल्ड द प्रोफेसर अहमद है ना दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज है ना कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीजेज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर, चलो प्रोफेसर से बात कर रहे हैं वो लोग, कि अगर मान लीजिए कि ऐसे ही पेड़ पौधे कटते रहे तो क्या होगा सर, जो फर्टिलिटी है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता है, जो ज़मीन में ताकत है वो भी ख़त्म होगी। कैसे, उसके बारे में भी आगे आएगा। हाउ डज डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर। इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहीं पे पहले कि जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ पौधे देखो ज़मीन से पानी को लेकर के इवापोरेट करते हैं, हम जानते हैं ये बात को, इवापोरेट करते हैं पत्तों के ज़रिए से, और वो पानी इवापोरेट होकर के जब जाता है ना एयर में, और फिर वो बादल बनता है और बारिश होती है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एक तो बारिश कम होगी, क्योंकि ये इवापोरेशन का प्रोसेस और बाकी ये पूरा सिस्टम रन साइकिल का नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बारिश होगी ना, जब ज़मीन पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो मिट्टी हार्ड हो जाता है, और वहाँ पर मैंने कहा ना कि वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, है ना, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और वो पानी जब नीचे ज़मीन के नीचे अंदर नहीं जा पाता है तो ऊपर ऊपर ही वो जितनी बारिश होगी वो ऊपर ऊपर ही रहेगा और बाढ़ आ जाएगा। यूपी के अंदर अभी भी न्यूज़ में आया था, 6 महीने ऐसे होते हैं इलाके में कि सिर्फ बाढ़ रहता है, या 4 महीने बाढ़ ही बाढ़ रहता है, ट्यूबवेल से अपने आप पानी निकलता है, इतना ज़्यादा पानी, लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा सुखाड़ के मिट्टी फटा हुआ रहता है और वहाँ पर खेती तक नहीं होती। तो ये सब है प्रॉब्लम्स, पेड़ पौधे ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिक्रीज मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स। जाहिर सी बात है कि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाढ़ के भी चांस बनेंगे। मैंने जैसा अभी कहा कि जो भी बारिश होगी वो ऊपर ही रहेगा ज़मीन के ऊपर, और बाढ़ आएगा वो ज़मीन के नीचे नहीं जाता है अच्छे से। और ड्राउट्स मैंने सुखाड़ है ना, मिट्टी ऐसा सूख जाएगा कि उससे जानवर मरने लगेंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, खेती नहीं हो पाएगी, इंसान की ज़िंदगी खतरे में चली जाएगी। रिकॉल दैट द प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लिखा है साफ साफ, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के सांस लेने के लिए नहीं चाहिए। बच्चों दिमाग से ये बात हटा लीजिए। पेड़ पौधे को क्यों चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, यानी खाना बनाने के लिए चाहिए। अब ये बात कई दफ़ा आपको सुनाया गया होगा, बताया गया होगा कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधा सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही लेता है, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। कह रहा फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड टू अप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड। जब पेड़ पौधे कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही रहेगा, उससे क्या होगा, अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। दिस विल लीड द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड है ना ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब यहाँ पर समझो कैसे क्या करता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा भारी होता है। अगर मान लो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम निकालेंगे अपने फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्री से, सांस से, खाना बनाने से, लकड़ी जलाने से, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो क्या होगा सर, वो मान लो ऊपर लेयर बना देगा। ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है। अब होता क्या है बेसिकली कि जब सनलाइट आता है, जब है ना सनलाइट आता है, अब सनलाइट क्या करता है, अर्थ के सरफेस को गर्म करता है, अर्थ के सरफेस को गर्म करता है। जब दिन में सरफेस गर्म होता है सनलाइट से, रात को क्या होता है बच्चों, बेसिकली रात को ये हीट ऊपर जाता है उड़ करके, या रात को हीट ऊपर जाता है और ऊपर उड़ करके ये हीट हमारा अर्थ का मेंटेन हो जाता है। आप देखते हैं दिन में गर्मी बढ़ जाती है और रात को ठंडा हो जाता है,
बेसिकली होता है क्या है, दिन भर में जो ज़मीन उमीन या जो भी चीज़ सरफेस पे गर्म हुआ, वो जब रात होती है तो धीरे धीरे वो है ना रेडिएशन के थ्रू वो हीट फिर वापस जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ख़त्म हो जाता है, मतलब वो ब्रह्मांड में चला जाता है। लेकिन अगर ये लेयर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का उसके ऊपर, जाके हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा भारी होता है तो वो छत जैसा बना देता है, तो जब दिन में ये गर्म हुआ ना पृथ्वी, ये जब रात को फिर वापस ये गर्मी जाना चाहता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसको वापस जो है मोड़ करके फिर भेज देता है और ये उड़ने नहीं देता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी बनी हुई रह जाती है अर्थ के सरफेस पे और ये अर्थ का सरफेस ठंडा नहीं हो पाता है। इसी से क्या होता है बच्चों, यहीं पे कह रहा है कि दे रिफ्लेक्ट हीट है ना ऑन द अर्थ, और इससे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर हमारे अर्थ का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मेनी रिड्यूस रेनफॉल। अब इससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, इससे रेनफॉल डिस्टर्ब होगा, बहुत कुछ, मतलब जाहिर सी बात है भाई, अगर ऐसा कुछ होगा पूरा इकोसिस्टम खराब होगा, है ना। और कह रहा है कि दिस कुड काउज ड्राउट्स, और जैसे ही बाढ़ जैसे ही सुखाड़ होगा, जैसे ही बारिश नहीं होगी तो ज़मीन फटफट करके उसके मिट्टी जो है वो क्या हो जाएंगे, पत्थर की तरह हो जाएंगे और वहाँ पर किसी भी तरह का पेड़ पौधा नहीं उगेगा। इससे जानवर कीड़े मकोड़े मरेंगे और खेती वती नहीं हो पाएगी और इंसान भी पूरी तरह से नुकसान में जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आपको समझ में आ रहा है? लाइक कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर काउज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर, डिफोरेस्टेशन जो है यानी जंगल की कटाई ही क्या होता है सर, सॉइल की क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर डालता है, मिट्टी की क्वालिटी को भी खराब करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड द वेजिटेशन। जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे लगाने से, है ना, और पेड़ पौधे उगने से ज़मीन की क्वालिटी में असर पड़ता है। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन द मोर सॉइल इरोजन। जब पेड़ पौधे कम होंगे तो मिट्टी धंसेगा ज़्यादा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। अब इसके पीछे का मैं एक रीज़न बताता हूँ। जब मिट्टी में पेड़ पौधे होते हैं तो वो मिट्टी थोड़ा भीगा गीला हुआ टाइप का रहता है, इसीलिए उसका जो क्वालिटी है वो बना हुआ रहता है। जब मिट्टी के ऊपर पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी सूख जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा और मिट्टी का ऊपर का लेयर जो है हवा के ज़रिए से धीरे धीरे धूल की तरह उड़ता जाएगा और उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी, सिर्फ पत्थर हार्ड वाला बचेगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। वही बात जो मैंने अभी कहा कि जब ऊपर से मिट्टी उड़ता जाएगा सूख करके तो नीचे सिर्फ हार्ड मिट्टी बचेगा। दिस सॉइल हैज़ गेट लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। अब इस सूखी हुई मिट्टी में, हार्ड मिट्टी में फर्टिलिटी नहीं होगी, खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब पेड़ पौधा होता है तो उसके पत्ते गिरते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे क्या होता है खाद टाइप का काम बनता है, फर्टिलिटी जो है हो पाती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डिजर्ट्स, इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर आप एक बात और कह रहे हैं, एक वर्ड है डिजर्टिफिकेशन। जब धीरे धीरे पेड़ पौधे के कम होने की वजह से मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी और हार्ड रॉकी सॉइल मिट्टी ऊपर की ओर आएगा तो ये जो पूरा डिज़र्ट जैसा माहौल हो जाएगा मिट्टी का, उसका हम लोग कहते हैं डिज़र्टिफिकेशन। और ये क्यों होगा, ये डिफोरेस्टेशन की वजह से हो पाता है। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। आप यही बात मैंने पहले भी कहा कि पेड़ पौधा क्या करता है सर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। पेड़ पौधा ज़मीन में पानी को बनाए रखने का, उसके जड़ के ज़रिए से पानी को पकड़ करके रखने की क्षमता रखता है। लेकिन जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो पानी जो है मिट्टी में फंस के नहीं रहेगा, या तो वो सीधे नीचे जाएगा या तो वो ऊपर से ही समंदर में। अब यहाँ पर कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, है ना, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस। अब जब नीचे पानी जो है नहीं पोरस होगा, नहीं जाएगा, ऊपर हार्ड मिट्टी होगी तो नीचे ज़मीन के नीचे जो मिट्टी का पानी का लेवल है वो ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज़ रिड्यूस्ड कह रहा है, कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, उससे बाढ़ होगा। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स टेक्सचर etc आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ दिस डिफोरेस्टेशन। अब जाहिर सी बात है, टेक्सचर मतलब होता है डिज़ाइन, आकार। क्या होगा, मिट्टी का डिज़ाइन चेंज होगा। हम जानते हैं कि जब वो सूखी मिट्टी होगी तो वो कैसा होगा। उसके अलावा कह रहा कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट, मतलब मिट्टी के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर जो भी चीज़ जैसा होना चाहिए, जितना, चाहे फॉस्फोरस की बात करें, कैल्शियम की बात करें, है ना, पोटास की बात करें, यूरिया की बात करें, जितने भी, है ना, नाइट्रोजन की बात करें, वो सब के सब क्या हो जाएंगे सर, ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सूखी मिट्टी में इस तरह से कुछ ज़्यादा पाया नहीं जाता है। वी हैव स्टडीड इन द क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, लिस्ट दिस प्रोडक्ट्स, विल फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, इट्स, है ना, इफ़ वी कंटिन्यू द कटिंग ऑफ द ट्रीज़। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे से हमें बहुत कुछ मिलते हैं। फर्नीचर की बात तो हमने करी ही, लकड़ी की बात हमने तो करी ही, जलावन की बात तो हमने करी ही, हमें मेडिसिन मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, है ना, जंगल से हमें बहुत किस्म की और भी चीज़ें मिलती हैं। आप उसका लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दिया गया है कि एनिमल लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द डिफोरेस्टेशन। हाउ, पेड़ पौधे काटने से कैसे जानवरों पर असर पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो आप ही बताओ क्यों नहीं पड़ेगा जानवरों पर असर? जानवरों का जो ज़िंदगी है वो पेड़ पौधों के डिपेंडेंसी पे है। उनका खाना पीना रहना सब जंगल है। जैसे हमारा घर होता है, हमारा खाना होता है, रहने की जगह और खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, जंगल में ही तो जानवर अपना खाना और अपना वास स्थान रखते हैं। अगर जंगल ही नहीं होगा तो उनका खाना कहाँ से आएगा और उनका रहने की जगह कहाँ जाएगी? दोनों खत्म तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? अब यहाँ पर कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम कैसे इसको बचाते हैं इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कंजर्वेशन मतलब बचाना, संरक्षण करना, फॉरेस्ट मतलब जंगल और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव। ठीक है, कह रहा है कि हैविंग बिकम अवेयर ऑफ दिस अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बूझो आर वरिड, वो बहुत चिंतित थे, ये दोनों भाई बहन या जो भी हैं ये लोग दोस्त हैं। दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम टू हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी कंजर्व्ड। वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे जंगल को बचा सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करिए। तो यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन आवर सपोर्ट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि अर्थ के जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ना, एटमॉस्फेयर है, इसके कई सारे क्या है लेयर्स हैं, हमने शायद 5-6 लेयर याद भी किया हुआ है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना। तो सबसे नीचे का एक लेयर है जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ के जस्ट ऊपर का लेयर, अर्थ के जस्ट ऊपर का लेयर, ये अर्थ है मान लो, अर्थ के जस्ट ऊपर का बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ही सारे जीव रहते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर कुछ नहीं रहता। अगर आप हवा में 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता है ना। आमतौर पर ये जितने भी जीवन हैं, चाहे वो पेड़ पौधों वाला जीवन हो, चाहे वो जानवर वाला जीवन हो, वो सारे के सारे बायोस्फीयर में रहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी, अच्छा सॉरी, कह रहा विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन विच सपोर्ट ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। क्या कह रहा है, एक वर्ड है क्या सर, बायोडाइवर्सिटी। क्या वर्ड है सर, बायोडाइवर्सिटी, या इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है। देखो बच्चों, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, आप कह सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो मान लो कि अलग अलग किस्म की ज़िंदगी आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी। जैसे हमारे आसपास हम भी रहते हैं, यहीं पे रोड पे कुत्ता भी घूम रहा होगा, बिल्ली भी घूम रही होगी हमारे घरों में आसपास में, कहीं चूहा होगा शायद यहीं पे कहीं पे, पता नहीं, छिपकली इधर उधर घूम रही है, एक दो मैं देख पा रहा हूँ। कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ जानवर हैं, घास पे कभी बैठ के देखना आप, घास ऊपर से दिख रहा है सिर्फ घास पे, पर बैठ के गौर करिएगा तो अंदर कितने ही किस्म के कीड़े मकोड़े उस घास में चल रहे होंगे। दिस इज डाइवर्सिटी। different kinds of animal and plants are just surrounded, okay, in environment, they are dependent, okay, they are just living with each other, that is biodiversity। वही कह रहा है इंटर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक चीज़ जो कहा गया है, आप इसका एज अ डेफिनेशन भी बायोडाइवर्सिटी का यूज़ कर सकते हो। तेज बोल रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, मेरे प्रोटीन्स झेल लेंगे। कर देना 0.5। फिर मैं ऐसे बोलूँगा, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूझो। ऐसे आप फिर ऐसे चलेगा। चलेगा क्या बच्चों? कोई बात नहीं, ये लोग को लेके घूमने चल रहे हैं शायद कहीं पे। ही सेलेक्टेड अ प्लेस, अहमद है ना, क्या लिखा है, नेम्ड पचमारी, अच्छा पचमारी, हाँ पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर ये लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयाज पीक्स एंड दोज ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। अब अहमद साहब, प्रोफेसर अहमद साहब हैं प्रोफेसर, इनको तो है जानकारी बढ़िया, ये अच्छी जगह चुन ले रहे हैं, ये पचमारी बायोस्फीयर ये चुन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार के जीवन यानी पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं वो है ना, कुछ एक जियोग्राफिकल वो रीज़न दे रहे हैं कि इस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं अपर हिमालय और क्या लोअर वेस्टर्न घाट्स के कुछ टाइप के, है ना। अब ये थोड़ा ज्योग्राफिकल वर्ड है, मुझे उतना नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड्स हियर इज़ द यूनिक, है ना। अब ये बात प्रोफेसर साहब जान रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह बच्चों को घुमाने के लिए यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी ये कोई दूसरे लोग हैं, आप फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रंस इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये लोग बायोस्फीयर रिजर्व पहुंच रहे हैं और वहाँ पर माधव जी एक गार्ड हैं, बच्चों के साथ गए, पहले बूझो वगैरह साथ में है। प्रोफेसर अहमद है ना, उससे माधव जी से कहते हैं कि आप भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, बच्चों को यहाँ के बारे में बता दीजिएगा। ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरिया सच एज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक्स देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता नेशनल हेरिटेज का हिस्सा है, हम लोग क्या करते हैं सर,
हिफाजत करते हैं इन चीज़ों का, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये बात कौन कहते हैं? माधव जी कहते हैं बच्चों से। माधव जी एक्सप्लेन्स द चिल्ड्रेन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोफेशन सॉरी पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स द सोसाइटी, है ना, द गवर्नमेंट। अब माधव जी ये भी बताते हैं कि सिर्फ हमारी कोशिश नहीं है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम एज अ सोशल पर्सन, है ना, हमारी जिम्मेदारी तो है ही, हमारा कल्चर है ना, हेरिटेज है, हम इसको बचाते हैं, लेकिन सरकार भी क्या करती है सर इसके लिए, कह रहा है गवर्नमेंट सोसाइटी भी क्या करती है इसके लिए, कोशिश करती है कि ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ है ना, ये हमारा जो बचा रहे, है ना। एजेंसीज आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। द गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाती है, ऐसे मेथड्स निकालती है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके किसको? वाइल्ड लाइफ को। तो यहाँ पर कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं, नेशनल पार्क्स जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये सब वो जगह होती है जहाँ पर सरकार क्या करती है? सुरक्षा देती है जानवरों को और पेड़ पौधों को। अब यहाँ पर कह रहा है कि आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। चलिए यहाँ पर तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, इस येलो वाले आप चार्ट में देख सकते हो। ओके, लेट्स एक्सप्लेन। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा, है ना, एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर किया जा रहा है, क्या सर? कि जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधा और फ्यूना जानवर होंगे, है ना। तो फ्लोरा फ्यूना जो होता है और जो हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ पर रहते हैं, हमारा हैबिटेट हमारा आसपास का इन्वायरमेंट आप कह सकते हो। तो प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसी जगह होती हैं, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इन फ्लोरा फ्यूना को, उनके हैबिटेट्स को बचाया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है। उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, या नेशनल पार्क कहते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। 3 किस्म की चीज़ें हैं, है ना। और कह रहा एयर मार्क्ड, उसका प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, एयर, है ना, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग, ये सब क्या होता है? इस एरिया में प्रोहिबिटेड होता है। मतलब वहाँ कोई जा कर के ना ये सब नहीं कर सकता है कि आदमी वहाँ पर जा कर के पेड़ की कटाई कर ले, वहाँ पे जो है घास वास काटे, है ना, जानवर चराए, यहाँ पे किसी तरह का शिकार करे, है ना, या खाल वाल निकाले, पोचिंग करे, ये सब वहाँ पर जो है ना, सींग दांत कुछ चुराए, ये सब नहीं, प्रोटेक्टेड होता है। अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जुर्म में क्या होगी सर? सजा होगी। पहले कह रहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस ऑफ देम एंड देयर हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नाम से ही क्लियर है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जानवर, जानवरों को स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया बनाया जाता है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। एक है नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स में खास करके पेड़ पौधों को बचाया जाता है, जानवरों के रहने की जगह और जानवरों के खाने पीने की जगह को बचाया जाता है। एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हैबिटेट का मतलब हो सकता है आप रहने की जगह कह लो, इन्वायरमेंट कह लो। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है चाहे वो खाना हो, पानी हो, जो भी चीज़ उसको चाहिए जानवरों को, वो कह लो। अब कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बड़ा होता है लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल, रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। ये इन सब से बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में सब होता है, मतलब लार्ज एरिया होता है, यहाँ पे जानवरों को भी बचाया जाता है, उनके रहने की जगह, उनका हैबिटेट, इन्वायरमेंट, प्लांट को भी बचाया जाता है। और अगर वहाँ पे कोई जाति, ट्राइब्स रह रहे हैं, है ना, कोई होता है ना जंगली आदमी सब रह रहा है, तो उनको भी बचाया जाता है कि भाई तुम लोग भी रहो, तुम लोग हमेशा से इधर रहते हो, रहो, ठीक है। ये सब इसमें आता है। आई होप कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा वेरी ईजीली। मैं यार इतनी अंग्रेज़ी कैसे ख़राब हो सकती है मेरी? खैर अंग्रेज़ी तो खैर उतनी आती भी नहीं है मुझे। चलो स्टार्ट करते आगे। ये हो गया था, एक्टिविटी दिया गया, इसको देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जंगल ही नहीं है इधर। इधर थोड़ा बहुत मखाने की खेती होती, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे दुनिया में ना जो मखाने की खेती सबसे ज़्यादा होती है ना, उधर में अपना एरिया भी आता है। पानी वानी है इधर, बाढ़ है, मज़े का टेंशन नहीं है। इधर ये सब नहीं है। जानवर के नाम पे सिर्फ कुत्ते घूम रहे हैं आसपास में। कुछ तो सही में कुत्ता है। अब यहाँ पर कह रहा है स्टेट एंड कंट्री रिकॉर्ड, वैसे नेताजी लोग कम है। शो दीज एरियाज इन द आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट्स इन इंडिया। भाई मैं बताऊँ थोड़ा सा कि कितने हैं ये तीनों मिला के ना, इंडिया के अंदर ना 1000 से ज़्यादा, 1026 से अब ज़्यादा है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया या क्या था वो सब जो भी था, सब मिला के 1000 से ज़्यादा होगा अपने इंडिया के अंदर टोटल। अब बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जा रहा है। हाँ, चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने कहा ना, यहाँ पर जंगल को भी बचाया जाता है, यहाँ पर जानवरों को भी बचाया जाता है, और
वहाँ पर रहने वाले जनजाति को ही बचाया जाता है। कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में घूमते हैं, सबसे पहले माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब मैंने कहा ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग किस्म के जानवर, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, ब्ला 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 ब्ला, उन सब को रिजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। बड़े एरिया होते हैं। As you are aware that the biodiversity, the variety of plants, animals, microorganisms generally found in an area. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हों, जानवर पाए जाते हों, इवन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नहीं देख पाते जनरली, छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर परिंदे पक्षी तक, एवरीथिंग इज जस्ट इंक्लूडेड इन दिस वर्ड बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर कह रहा है कि द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है सर? जैसे बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, रिजर्व मतलब बचाया हुआ जगह, सरकार स्पेशली ऐसे जगहों को रिजर्व बताती है कि देखो इस जगह पे तुम लोग अगर जाकर के बदमाशी करें ना, ओह पुष्पराज झुकेगा। तो यहाँ पर जो है पुष्पराज का काम नहीं चलेगा, पुलिस पकड़ के कूटेगी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पर इन सबको बचाया जाता है, बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द, है ना, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमारी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत बड़ा होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या हो सकता है सर? ये नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, है ना, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। जैसे कि अभी ये लोग जहाँ पर घूमने गए हैं पचमारी बायोस्फीयर, वहाँ पर एक बायोस्फीयर में वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, जो इसी पचमारी में ही आता है अंदर में। और वहीं पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे एक का नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक का नाम है पचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये लोग जहाँ घूमने गए हैं ना बायोस्फीयर रिजर्व में, वहाँ पर ये दोनों अंदर में ही फिर मतलब नेशनल पार्क भी है ना, और अंदर में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, मतलब बड़ा ऐसा एरिया के अंदर 2 फिर वो सब कैटेगरीज भी हैं। अब आइए सर यहाँ पर लिस्टिंग तो कर लेना है, हमारे स्टेट में कितने हैं पता नहीं, मैंने कहा ना पूरे कंट्री में 1000 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ये लोग जो घूमने गए हैं पचमढ़ी सेंचुरी, है ना, ये बेसिकली एक्चुअली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ पर बोरी भी है, वहीं पर धैन है ना, बोरी सेंचुरी लिखा गया है। ये एरिया जो है मध्य प्रदेश में आता है, एमपी। एक्टिविटी 5.4 जहाँ पर आपको कुछ कह रहा है कि लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर एरिया। सम ऑफ दिस फैक्ट्स इन ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोन, है ना, अननोइंगली। हाँ अननोइंगली। क्या कह रहा भाई, आप अपने एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी है तो पता लगाने की कोशिश करो कि कौन कौन सी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं। लिस्ट बनाओ। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, कल्टीवेशन, यानी सॉरी खेती बातें आप कह सकते हो, आप पेपर बनाने का जुनून है कि नहीं है, और क्या, कुछ भी लिस्ट बनाओ भाई, कौन कौन सी चीज़ डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा भी हो कि आदमी जानबूझ के नहीं कर रहा है, मतलब हो जा रहा है बस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज, हाउ कैन दिस बी चेक्ड, डिस्कस्ड इन योर क्लास एंड राइट। अबे भाई छोड़ो, आगे बढ़ो। फ्लोरा एंड फ्यूना की बात कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के जानवर, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं अब हम। एज द चिल्ड्रेन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द, है ना, दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल, है ना, टीक ट्री एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ये लोग घूमने के लिए गए, वहाँ पे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, और वो काफ़ी खुश है और वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। और वो लोग उस ग्रीन वेल्थ को, यानी उस हरे धन को ये लोग काफ़ी क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और वो लोग टीक ट्री देख रहे हैं, वो लोग फॉरेस्ट को इनसाइड से देख रहे हैं। सडनली पहले फाइंड आ रैबिट कैसे, पहले के एक खरगोश दिख जाता है और वो दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए। शी स्टार्ट्स रनिंग, है ना, आफ्टर इट, और फिर वो दौड़ना शुरू कर देती है पीछे। प्रोफेसर अहमद स्टॉप सर, बोलते हैं रुक जा बेटी, है ना। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट। यहाँ पे ये लोग खुश है, झूठ मूठ का डिस्टर्ब ना कर, ठीक है, घूमने आई है चुपचाप घूम। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया। अब क्या कह रहे हैं माधव जी, बता रहे कि सुन इधर सुन, मेरी बात सुन। कुछ खास किस्म के जानवर और कुछ खास किस्म के पेड़ पौधे
वो एक खास जगह पे ही रहते हैं। मतलब देखो, आपने सुना होगा शेर हमारे देश में भी है, अफ्रीका से भी लेके आए थे तो उधर भी है, ऐसे और भी जगह पर है ना। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ खास किस्म का जानवर या पेड़ पौधा सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्टिकुलर एरिया आर नेम्ड एट फ्लोरा एंड फाउना रिस्पेक्टिवली, है ना, ऑफ दैट एरिया। अब मान लो कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो सिर्फ हमारे यहीं पे पाया जाता है, तो हमारे यहाँ का फ्लोरा हुआ। और कोई ऐसा जानवर या कीड़ा मकोड़ा या पक्षी है जो सिर्फ हमारे यहीं पे पाया जाता है, तो वो हमारे यहाँ का फाउना हुआ। समझ गए? स्पेशल टाइप का किसी जगह पे। यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे साल, टीक, मैंगो, जामुन ये सब दिया हुआ है, कुछ जानवर दिए हुए हैं, कुछ देख लो आप, वाइल्ड डॉग दिया है, चीतल दिया है, उल्फ दिया है, लेपर्ड दिया है। चलो क्या और एक्टिविटी है, मत करो, ट्राई टू आइडेंटिफाई तुम्हारे एरिया में कोई ऐसा अगर फ्लोरा एंड फाइना है जो सिर्फ क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लोरा एंड फाउना है जो सिर्फ तुम्हारे यहीं पे पाया जाता है। ओ, हमारे यहीं पे सिर्फ पाया जाने वाला का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने सुना है नेपाल का जो नेशनल बर्ड है डफे, वो सिर्फ नेपाल में ही स्पेशली पाया जाता है। तो हम नेपाल के ही बगल के हैं, तो हमारे एरिया का यही पता हमें। एंडेमिक स्पेशीज़, अब ऐसे भी कुछ होते हैं जानवर जो खतरे में हैं, खर्चा होने वाले हैं, कम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सोन द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट, वो लोग जंगल के थोड़े अंदर घुसते हैं। चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल, और वो लोग देखते हैं बड़ा सा गिलहरी छोटा सा तो हम लोग सब देखे होंगे, हमारे इधर भी खूब है, लेकिन वो लोग देखते हैं बड़ा सा गिलहरी। दे स्क्वेरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल, क्या फूले हुए उनके पुच्छड़ थे भाई, ऐसे फोटो में देखो। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वो लोग जानना चाह रहे थे कि ये क्या है, बैगन। माधव जी टेल्स देम दैट ही इज नोन एज द जियांट स्क्वेरल एंडेमिक टू दिस एरिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि वो लोग क्या देख रहे हैं सर, एंडेमिक मतलब होता है खास किस्म का, कहीं पर जो पाया जाता है, ठीक है, खास किस्म का जो कहीं पाया जाता है, थोड़ा फ्लोरा फैना टाइप, ठीक है। एंडेमिक स्पेसीज स्पेशली किसी पर्टिकुलर जगह पे ही पाया जाता है, किसी पर्टिकुलर जंगल में भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये जो तुम स्क्वायरल देख रहे हो ना, गिलहरी बड़ा सा, इसको बोलते हैं जियांट, जियांट में नहीं बड़ा ही होता है, जियांट स्क्वायरल, ठीक है। और ये यहाँ का एंडेमिक एरिया स्पेसीज है। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं क्या, कि एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली, है ना, इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी खास जगह पे ही पाया जाता हो, है ना, उसको एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो कहीं पर और नहीं पाए जाते हैं नेचुरली, हाँ पकड़ के लेके जाके रख दिया तो अलग बात है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक, है ना, टू अ जोन, स्टेट और अ कंट्री, वो किसी देश के लिए खास हो सकते हैं कि इस देश में ही सिर्फ पाया जाता है, कोई एक छोटा एरिया के लिए खास हो सकते हैं कि सिर्फ इस जंगल में पाया जाता है, ऐसा वगैरह वगैरह। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ दिस एंडेमिक स्पेशीज, उन्होंने दिखाया कि देखो ये जो तुम साल का पौधा देख रहे हो और ये जो मैंगो देख रहे हो, जंगली मैंगो, ये भी एक खास किस्म का ही है जो यहीं पर, ये पंचल या जो भी था नेशनल, है ना, बायोस्फीयर में यहीं पर सिर्फ पाया जाता है, ये कहीं और नहीं पाया जाता, ये यहीं का जो है एंडेमिक फ्लोरा और फ्यूना है, ठीक है, जो सिर्फ पचमढ़ी, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है। आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पेसीज में वैनिश, इज इट ट्रू, गायब हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, वैनिश मतलब गायब होना, क्या ये सही है कि बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है जो किसी खास जगह पे पाए जाते हैं और वो गायब हो रहे हैं? जवाब है यस, ये सही बात है। अब यहाँ पर कह रहा है इंडियन जियांट स्क्वायरल यहीं पाया जाता है ना, बाइसन हो गया, इंडियन जियांट स्क्वायरल हो गया, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फ्लोरा, है ना, फ्यूना ऑफ दिस एरिया, ये खास किस्म का जानवर है। जैसे कहा कि इंडियन जियांट स्क्वायरल हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, बाइसन हो गया, ये खास करके ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है यहीं पर खास करके पाया जाता है। तो यहाँ का स्पेशल फ्लोरा फाउना, यानी फाउना आप कह सकते हो, उसके अलावा इसको आप इंडेमिक स्पेसीज भी कह सकते हो, एक ही बात है, इंडेमिक स्पेसीज ही फ्लोरा एंड फाउना है, आप कह सकते हो समझने के लिए। अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic, है ना, species and क्या है, endanger their existence। अब क्या कह रहा है कि देखो क्या सारे रीजंस हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई जो वैनिश हो रहा है, कम हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं जानवर, वो क्यों हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ये सब रीज़न्स हैं। क्या रीज़न है सर?
तो एक तो रीज़न हो गया आपको यहाँ पर कह रहा है क्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रहा है लोगों का, तो लोग जा कर के बस रहे हैं बहुत सारे जगह पे। उसके अलावा क्या कह रहा है सर, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में इफेक्ट, सॉरी उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब बर्बाद करना, जंगलों को विनाश करना, डिफोरेस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है आबादी बढ़ती है तो लोग नए नए जगह पे जाके बसना शुरू कर देते हैं, खेती चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, घर चाहिए, ये सब के लिए क्या करते हैं सर, बर्बाद करते हैं कहीं ना कहीं, है ना, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है स्पेसीज के बारे में यहाँ डेफिनेशन दिया गया, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो। स्पेसीज क्या है, कह रहा है स्पेसीज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ क्या इंटरब्रीडिंग। अच्छा, इंटरब्रीडिंग जो कर सकते हैं उसको आप स्पेसीज कहते हैं। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस, है ना, fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. Members of a species have common characteristics. अब ये क्या कह रहा है थोड़ा समझो। स्पेसीज कहते हैं खास किस्म का जानवर, जैसे कि इंसान एक तरह का स्पेसीज है, कुत्ता एक तरह का स्पेसीज है, बिल्ली एक तरह की स्पेसीज है। अब बिल्ली अगर बच्चे पैदा करना है तो बिल्ली को बिल्ली के साथ ही बच्चे पैदा कर सकता है, कुत्ता कुत्ते के साथ ही बच्चा कर रहा है। वही कह रहा है इंटरब्रीडिंग कर सकता है, जो एक दूसरे के साथ बच्चा करके नस्ल आगे बढ़ा सकता है, वो स्पेसीज है। अगर आप जानते होंगे क्या खच्चर के बारे में, जो गधा और घोड़ा के मिलने से होता है। अब खच्चर कोई स्पेसीज में नहीं आएगा अगर देखा जाए तो इस तरह के, क्योंकि खच्चर से फिर नया बच्चा पैदा नहीं होगा घोड़ा या गधा का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पेसीज वो है जो, है ना, स्पेशल टाइप का अपने ही किस्म का पूरा गुण लेके आता है, जबकि घोड़ा और गधा का मिक्स गुण आता है खच्चर में। जबकि स्पेसीज वो है जो पूरी तरीके से पेरेंट्स की तरह गुण लेके आता है, जैसे इंसान का बच्चा इंसान, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, घोड़ा का बच्चा घोड़ा, ठीक है। और फिर वो अपना नया जनरेशन पैदा भी कर सकता है कि उससे आगे भी जनरेशन बढ़ सकता है। आई होप कि आप स्पेसीज समझ गए होंगे। स्पेसीज क्या है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, अलग अलग जाति जो है जानवरों के, वो स्पेसीज है। और पेड़ पौधों का भी ऐसा है। इन्वर्टर चार्ज नहीं था क्या? 5 मिनट में टूं टूं करने लगा था, तब मैं बंद कर दिया ऊपर वाला। हाँ पंखा उनका चला के रखा हुआ उस पे लगा देते ना, चेंज कर देते ना। हमको क्या पता। अभी बंद है। हाँ इन्वर्टर बंद है। नहीं, इन्वर्टर बंद कैसे, इन्वर्टर से ना चल रहा है। हम लाइट ऑफ किए हैं, खाली टूट टूट हो रहा था तो कम पावर में चला दिया थोड़ा सा, 1-2 इसमें वोल्टेज कम लेगा ना, कम में चलाएंगे तो है, कम चलाइए, थोड़ा कम कर दिया 1-2। अब यहाँ पर कह रहा है एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट द इंडेमिक, है ना, इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। भाई हमारे यहाँ पे खास किस्म के क्या है भाई, नहीं पता यार, नेपाल वाला मैंने बता दिया। आओ भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग जो है बायोस्फीयर रीजन के बारे में पढ़े ना। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उससे थोड़ा छोटा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। वो 3 चीज़ें हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर लिए थे पहले, है ना, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। कह रहा है कि सोन पहले सी आप बोर्ड विथ पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोग बायोस्फीयर रिजर्व में ही गए हुए हैं और उसके अंदर ही फिर, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये बहुत बड़ा है और उसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसी के अंदर नेशनल पार्क भी है। तो ये लोग बोर्ड देखते हैं किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग, है ना, या पोचिंग जो है, या किसी को मारना कह सकते हैं, और कैप्चरिंग एनिमल्स, जानवर पकड़ना, जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। कह रहा है ऐसे जगह पे ये बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ का नियम बनाया गया है कि कोई भी यहाँ पर इस तरह के शिकार उकार नहीं कर सकता है, और कानून है कि अगर कुछ ऐसा करता है तो उसको सज़ा होगी, जेल होगा, जुर्माना लगेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे होते हैं जहाँ पर जानवरों की सुरक्षा की जाती है, स्पेशली लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर क्या होता है, जंगली जानवरों को सूटेबल जगह दिया जाता है कि वो यहाँ पर जीवन गुजार सकें। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट ऑल पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू ईट, है ना, अलाउड टू डू सर्टन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर, है ना, लाइव स्टॉक्स, कलेक्टिंग मेडिसिन प्लांट्स, फायरवुड etc। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ही आल्सो टेल्स दैट द पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड, कुछ चीज़ें वहाँ पर अलाउड होती हैं, जानवरों को वहाँ बचाया जा रहा है, बट वहाँ पर अलाउड होता है कि वहाँ पर कोई घास वास चराए, वहाँ पर कोई, है ना, अगर घास वास कुछ ले सकता है, थोड़े बहुत गिरे फिरे लकड़ी उकड़ी उठा सकता है, कुछ मेडिसिन वगैरह, है ना, जड़ी बूटी वगैरह ले सकता है, बट जानवरों को किस तरह का डिस्टर्बेंस कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कह रहा है कि सम ऑफ द, है ना, थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक
हेडेड डॉग, घड़ियाल, मार्श, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसॉर्स, है ना, राइनोसेरस etc आर प्रोटेक्टेड इन द प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशेस, लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर, कुछ ऐसे थ्री जानवर, कुछ ऐसे जानवर जो कम पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जानवर जो बहुत घट गए हैं, उसको इस तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर और इस तरह के नेशनल पार्क्स में क्या किया जाता है सर, आपको बचा के रखा जाता है, उसको रिजर्व किया जाता है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे से बचाया जाता है, कानून बना करके सुरक्षा दी जाती है। और कह रहा है कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े ऐसे हैं, जगह हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जहाँ पर अंदर में बहुत बड़े जंगल्स हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, मतलब ये कोई छोटा मोटा चौक के बराबर की जगह नहीं होती, बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल आर लिविंग द नेबरहुड, है ना, इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। क्या कह रहा है सर, वहाँ पर कब्जा कर ले रहा है, इनक्रोच कर ले रहा है, कह रहा है कि जो आसपास में रहते हैं ना, इस तरह के एरिया में भी जो है अगल बगल में जंगल है, बहुत बड़ा सा एरिया है, अगल बगल में जो लोग रहते हैं जंगल के नज़दीक में, वो लोग क्या कर रहे हैं सर, धीरे धीरे जंगल को काट करके छुप छुप के वो लोग क्या करते हैं, अपना खेती का अपना एरिया बढ़ाते हैं और इस तरीके से इस को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरह की जगह भी कई दफ़ा सेफ नहीं है। क्या चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट्स टू जू, और उन लोगों को बताया गया कि आप लोग कभी वो घूमे हैं, जू मतलब चिड़ियाघर घूमे हैं, तो बच्चों ने कहा कि हाँ भाई घूमे हैं। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन, कह रहा वहाँ पर भी जानवरों को प्रोटेक्शन तो दिया जाता है, बचा के तो रखा जाता है ना। कह रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आखिर वो जू में और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क है। तो जवाब बहुत ही आसान है कि जू होता है आर्टिफिशियल, आदमी कोई जगह बनाता है ऐसा जहाँ पर जानवरों को ला करके पकड़ करके रखा जाता है। एक ही जगह पे घड़ियाल को रखा जाता है, थोड़ा सा पोखर बना के, वहीं पे एक ठो पिंजरा बना के शेर को रखा जाता है, वहीं पे एक ठो पिंजरा बना करके हाथी को रखा जाता है। तो ये इंसान ऐसा हैबिटेट बना करके रखता है, उसको वैसा खाना वाना दे करके, वो नेचुरल नहीं है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल होता है, वो जगह नेचुरली बना हुआ है, नेचुरली जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर किसी ने पकड़ के उसको नहीं रखा हुआ है, वो अपने से फ्रीली घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कह रहा विजिट अ नियर बाई जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल, घूम करके आप देखिए कि जू में जो एनिमल रह रहे हैं क्या वो खुश हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि दे आर सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन द एनिमल लिव इन द आर्टिफिशियल सिटिंग, है ना, सिटिंग, इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या कह रहा है कि आप जू में जाके देखिए, क्या वो ज़्यादा खुश हैं, क्या वो खुश हैं, वहाँ पर अच्छे से रह पाएंगे, हैं, वहाँ पर क्या वो मतलब सब कुछ उनको मिल रहा है जो चाहिए। जवाब है नहीं यार, जू में शेर को तुम पिंजरे में बंद करके रखे हो, वो अपनी ज़िंदगी थोड़ी ना जी पा रहा है वैसे। हाथी को तुमने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ, हाथी जैसा जीना चाहता वैसे नहीं जी पा रहा मेरे भाई। अब मेरा कह रहा है क्या कि विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन द जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ऑफ कोर्स नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, जू में क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, एक छोटे से प्रोटेक्टेड एरिया में उसको ज़बरदस्ती घेर के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है नेशनल पार्क्स, ठीक है, लेकिन वो भी ज़रूरी है, तो कर लेते हैं लोग, इंसान कर लेता है, सब कर लेता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, अब आया नेशनल पार्क जो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधों को खास करके सुरक्षा दी जाती है, हैबिटेट को सुरक्षा दी जाती है। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड इन विच, है ना, वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। उन्होंने एक नेशनल पार्क भी देख लिया इसी बड़े से पचमारी, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी वहाँ पर है, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि उसी के अंदर है। चिल्ड्रंस आर नाउ एगर टू गो देयर, अब ये लोग जाने के लिए एकदम इच्छुक थे। माधव जी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डिजर्व इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। अब नेशनल पार्क्स में बहुत कुछ होता है, कह रहा है बहुत बड़ा एरिया होता है ये, और कह रहा है यहाँ पर बहुत किस्म का पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब हमारे इकोसिस्टम में मैंने कहा ना सब कुछ आता है, यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर, मछली, चिड़िया, कीड़ा मकोड़ा, है ना, हवा, पानी, पेड़ पौधे सब आते हैं, तो ये सब कुछ है। और कह रहा है इवन कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हैं इस एरिया में। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। वहाँ पे एक किस्म का खास किस्म का पेड़ है टीक जो यहाँ पर पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 1 से ज़्यादा क्या है सर, नेशनल पार्क्स हैं। मैंने कहा ना नेशनल पार्क्स, और ये तीनों मिला करके 1000 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या तीनों चारों मिला के चौथा भी होता है। रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर मतलब ऐसे पत्थर वाला घर, पत्थर वाले घर में कौन रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले ज़माने में आदि मानव होते थे जो जंगलों में रहते थे, हमारे पूर्वज, वो पत्थर वाले घर में रहते थे, है कि नहीं बच्चों। तो वो पत्थर वाले घर भी वहाँ पे हैं, कहाँ पे, नेशनल पार्क में।
कह रहा है कि दीज आर एविडेंस ऑफ, है ना, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। ये एविडेंस है, प्रूफ है कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिक मतलब पहले आदि मानव लोग जो है यहाँ पर रहते थे। दिस गिव अस आइडिया ऑफ द लाइफ, है ना, प्रीमिटिव पीपल, कि वो लोग जो रहते थे वो कैसे रहते होंगे, यहाँ पे उनके बारे में आइडिया आता है। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स, और वो जो रॉक शेल्टर हैं, जो घर है पत्थरों का, जहाँ पर गुफा टाइप है जहाँ पर लोग रहते थे, कह रहा वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स पाए गए हैं पत्थरों के ऊपर में। और टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहे जो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है बड़ा सा, वहाँ पर लगभग 55 ऐसे रॉक शेल्टर्स जो है ज्ञात किए गए हैं कि 55 रॉक शेल्टर्स ये सब जगह है जहाँ पर लोग पहले रहे थे, आदि मानव कभी ना कभी रहे होंगे। किसी में अलग पेंटिंग्स हैं, किसी में कुछ है। क्या फिगर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के फिगर हैं। कुछ मैन फाइटिंग, इंसान लड़ाई कर रहा है, उसके फिगर्स हैं। हंटिंग यानी शिकार के फिगर्स हैं। डांसिंग के फिगर्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा वाजा के फिगर्स हैं, है ना। है ना, डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स में मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया। अब क्या है, क्या वहाँ पर ये सब पेंटिंग पाए जाते हैं, और अभी भी बहुत सारे ट्राइबल्स, अभी बहुत सारे लोग हैं जो जनजाति हैं जो उन्हीं एरिया में रहते हैं, वो अभी भी इस दुनिया से कट के रहते हैं। आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह में अभी भी बहुत सारे ऐसे जनजाति लोग रहते हैं, वो दुनिया से कट के रहते हैं। वो नहीं रहना चाहते इस तरह के हमारे देश में जहाँ पर बॉर्डर्स हों, वो नहीं रहना चाहते हमारे जैसे ऐसे मॉडर्न ज़िंदगी में। उनको वहीं पे अच्छा लगता है और वो लोग कट के रहते हैं। वहाँ कोई जाते हैं तो उस पर आक्रामक भी हो जाते हैं। आइए सर, कह रहे हैं आप क्या कह रहा है कि एज चिल्ड्रेन मूव अहेड दे सी बोर्ड विद द सतपुरा टाइगर रिजर्व। वहाँ पर और क्या देखते हैं कि सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है, एक अलग चीज़ जहाँ पर स्पेशली टाइगरों को सुरक्षा दी जा रही है। रिटन ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्ट टू द टाइगर्स इन द कंट्री। कह रहा है गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक मिशन चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। हमको पता है मोदी जी ने स्टार्ट करा था, तो वो था कि टाइगरों को कैसे सुरक्षा देना है। एक तो मिशन टाइगर शुरू करा था ना इन्होंने, वही था शायद, यही वाला बात कर रहा है क्या प्रोजेक्ट टाइगर, या पुराना है। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर तो आज से 5-7 साल पहले भी या उससे थोड़ा और पहले शुरू किया था मोदी जी ने। बाहर से भी टाइगर को लाया गया था, आई थिंक, है कि नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। हमारा राष्ट्रीय जानवर भी है और इसको बचाने के लिए जो है ना, सुरक्षा देने के लिए इस तरह के मिशन जो है, इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं चलाए जाते हैं। लेट्स गो अहेड। आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर। ये कह रहा है कि अभी भी टाइगर पाए जाते हैं। हाँ हाँ है, क्यों नहीं है। कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या बढ़िया ही होता कि एक आध तो हम बाघ देख ही लेते। बड़ा आया ले भाई। फिर यहाँ पर कह रहा है टाइगर यहाँ दिखाया गया फिगर में, इज़ वन ऑफ द मेनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। हमारे जंगलों से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उनमें से एक टाइगर भी है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। कह रहा है कि सतपुरा नेशनल पार्क ही एक ऐसी जगह है जहाँ देश के बाकी जगहों पर टाइगर कम हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। सतपुरा नेशनल पार्क में देखा जा रहा है कि वहाँ पर टाइगर का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अभी भी टाइगर्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग्स की वजह से, उनके, है ना, जनरेशन अभी भी वहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा वहाँ का क्या है सर, यूनिक या सिग्निफिकेंस क्या कह सकते हो आप, खासियत कह सकते हो किसका, सतपुरा नेशनल या टाइगर रिजर्व का आप कह सकते हो। ओके चलिए, यहाँ पर क्या एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड लाइफ बुफेलोज एंड क्या है बारहसिंघा वेयर फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल हुज, है ना, नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट आर माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नाउन एज द इंडेंजर्ड एनिमल। अब जो ऐसे जानवर हैं जो कम पाए जाते हैं या कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, कम हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे जानवर जो ख़त्म हो चुके हैं। आपने डायनासोर के बारे में सुना है? डायनासोर कभी था बोलते हैं ऐसा लोग, किसी ने देखा नहीं है। हमारे रहते रहते भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो ख़त्म हो चुके हैं इस पृथ्वी पर। तो ऐसे जानवर जो लुप्त हो रहे हैं, कम हैं या ख़त्म हो चुके हैं, उसका हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल। जो कम हो रहे हैं वो है क्या, इंडेंजर, जो डेंजर में है। बूझो इज़ रिमाइंड दैट द डायनासोर विच बिकम्स एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। बूझो डायनासोर की एग्जांपल देते हैं कि बहुत पहले हुआ करता था, अब नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी जानवर हैं जो कम हो रहे हैं, ये सब क्या है सर, इंडेंजर्ड है। आगे बढ़ें, चलो ले भैया, बुफेलो आ गया, ले हिरन भी आ गया। इसको बारहसिंगा बोल रहा है, हम लोग हिरन बोल देते क्या, फीमेल हिरन। ले कह रहा है कि एनिमल्स हैव बीन बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना। प्रोफेसर अमर टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। चूँकि ऐसे बहुत सारे जानवर क्या हो रहे हैं सर, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसीलिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम्स होते हैं जो यहाँ पर लागू होता है।
और यहाँ पर कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, है ना, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर कलेक्टिंग ऑफ द फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स जिससे आर नॉट अलाउड। ऐसे जगह पर ये सब अलाउड नहीं होता है। किसी तरह का घास चराना, जंगल में से लकड़ी वकड़ी काटना, वहाँ पर किस तरह से मेडिसिनल प्लांट लेना, ये सब यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं होता। जबकि पहले वाले में क्या था, अलाउड था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पर अलाउड नहीं है। कहाँ पे, नेचुरल पार्क्स में, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनल पार्क्स में आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या सिर्फ बड़े जानवर ही जो है एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, कम हो रहे हैं? जवाब है नहीं, छोटे छोटे जानवरों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर माधव जी कह रहे हैं कि माधव जी टेल्स पहले दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्शन दैट द बिगर एनिमल्स। छोटे जानवर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है भाई, छोटे जानवर और प्रॉब्लम्स में है। कह रहे हैं टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग्स, लिजर्ड, है ना, बैट्स एंड ऑल्स, है ना, रुदलेसली, मतलब बहुत बेरहमी के साथ हम इन छोटे जानवरों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। और हम लोग सोचते नहीं कि जो हम सांप मार दिया, लिजर्ड यानी छिपकली मार दिया, गिरगिट मार दिया, इसका कोई काम भी था इकोसिस्टम में? है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, कुछ भी बेकार नहीं है, सब ज़रूरी है। बट बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, ये हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब हम इकोसिस्टम में किसी को खत्म कर रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट इन देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भले ही वो साइज में छोटा हो बट उसका भी रोल है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ फूड चेन ऑफ द फूड वेव्स। अब कह रहा है कि पूरे इस इकोसिस्टम में जो फूड चेन है, जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के सहारे जिंदा है, उस फूड चेन में से आप किसी को हटा दोगे तो ये पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। एन इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जानवर, पेड़ पौधे, जानदार, बेजान, एक खास जगह का सब कुछ। हमारे यहाँ का इकोसिस्टम का मतलब हो गया मैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे आसपास के सभी जानवर, कीड़े मकोड़े, परिंदे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी, हवा, पानी, पहाड़, झील, झरना, तालाब, सब, ये सब पूरा क्या होता है सर, एक इकोसिस्टम बनाता है हमारा। समझ गए? कहीं एक खास जगह का सब कुछ इकोसिस्टम में आता है, जानदार बेजान सब, छोटा बड़ा सब। अब आई वंडर, है ना, इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पेसीज। कह रहा मुझे हैरत होगी कि कोई इसको जो है रिकॉर्ड करके भी रखता है कि भाई, है ना, जो स्पेसीज इंडेंजर्ड है, जो स्पेसीज क्या है, खतरे में है, उनके बारे में थोड़ा कोई नोट वोट भी करके रखता है क्या? और इसके बारे में रखते हैं ताकि आने वाले जनरेशन को पता चले। जवाब है यस। इसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है बच्चों? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है, प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि रेड डाटा बुक्स द चिल्ड्रेन, ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक्स इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में रखते हैं जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उसके बारे में लेखा जोखा रखते हैं कि कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे ख़त्म हो रहे हैं, कैसे बचाया जा सकता है, ये सब उसमें लिखा हुआ रहता है। अब कह रहा है कि रेड डाटा बुक्स इज मेंटेन्ड, है ना, इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि पूरी दुनिया के लोग मिल करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एक समिति है, लोग का टीम है जो क्या कह रहे हैं पूरी दुनिया के इकोसिस्टम में जो भी इंडेंजर्ड चीज़ें हैं उनके बारे में लेखा जोखा रख रहे हैं। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। और इंडिया में भी क्या हो रहा है सर, इंडिया के अंदर भी अलग से रेड डाटा बुक बनाया जा रहा है। अगर इंडिया के अंदर जो है ना, ওটা বাড়তে লেলিস, ওটা খারাপ হয়ে গেল না, ওটা খেলিস, ठीक है। रेड डाटा बुक्स इंडिया के अंदर भी अलग से मैनेज किया जा रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है माइग्रेशन। क्या है माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। अब माइग्रेशन कैसा रीजन से होते हैं, है ना, अलग अलग रीजन होते हैं माइग्रेशन के। तो यहाँ पर माइग्रेशन जानवरों के खास करके स्पेशली चिड़िया के बारे में आ गए थे। कह रहा है कि द एक्सकर्जन पार्टी देम इंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। कुछ लोग थे जो पार्टी करने आए थे, वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं माधव जी के गाइड में। दे सिट नियर द तावा, है ना, तावा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो लोग बैठते हैं एक पोखर के किनारे। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। वो नदी के किनारे कुछ चिड़ियों को देखती हैं। माधव जी उनको बताते हैं चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये सब परदेसी पक्षी हैं, यहाँ के नहीं हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव, है ना, फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स, है ना, ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से उड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ के ये सब पक्षी नहीं हैं।
माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज, है ना, एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। कह रहा माइग्रेटरी जो चिड़िया होते हैं वो दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हर साल जाते हैं मौसम की वजह से। अब ये क्या है, देखो कहीं पर बहुत ठंडा रीजन है, बहुत ठंडा जगह है, और वहाँ से वो कोई ऐसे नॉर्मल जगह पे जाते हैं जहाँ पर जाकर के वो सर्वाइव कर सके, खाना उनको मिल सके, वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, अंडा दे सके, सेक सके, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर कह रहा है दे फ्लाइज फॉर लेइंग एग्स, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, दुनिया की एक जगह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं अंडे देने के लिए। वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड, है ना, इनहॉस्पिटेबल। अब क्या कह रहा है कि जहाँ पे वो एग्जैक्टली रहते हैं या जहाँ के वो जानवर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से स्पेशली कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ पर अपना नेचुरल तरीके से बच्चे नहीं दे पाते हैं, या फिर अंडे नहीं दे पाते हैं, सेक नहीं पाते हैं, खाना नहीं मिल पाता है, इसीलिए उड़ करके वो दूर दुनिया के किसी एरिया में जा करके ये सब कुछ करते हैं। कह रहा बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ऐसे चिड़िया जो दूरी तय करते हैं बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, परजीवी पक्षी बोलते हैं उसके हिंदी के अंदर, है ना, सॉरी परजीवी नहीं, परदेशी पक्षी आप कह सकते हो, ठीक है। देखो ये इन लोगों का उड़ने का खास रीजन है, ये लोग ठंडे जगह से उड़ करके गर्म जगह आते हैं, स्पेशली जो पोलर रीजन्स हैं, है ना, पोल के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ की जो चिड़िया है वो ऐसा करते हैं और हज़ारों किलोमीटर उड़ के जाते हैं, ठीक है, इंडिया नेपाल वगैरह आते हैं। आ जाओ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखो हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पेपर है वो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन पेपर कहाँ से बनता है, पेपर पेड़ पौधे से काट के बनता है, तो उसकी रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पेपर ही क्यों, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिसाइकल करने की ज़रूरत है, चाहे वो लकड़ी हो या फिर एक मिनट लकड़ी का थोड़ा साइड करते हैं, लोहा टीना प्लास्टिक हो, है ना, एल्युमिनियम चदरा हो, जो हो सबको रिसाइकल करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन टू द अनदर काज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। वो कहते हैं जंगल का विनाश होने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, क्या है, ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्राउंड ट्रीज टू मेक 1 टन पेपर। कह रहा है 1 टन पेपर बनाने के लिए, 10 कुंटल पेपर बनाने के लिए, कह रहा है कि 17 फुल ग्राउंड मतलब पूरा बढ़िया पेड़ 17 को लगता है तब जाकर के 1 टन पेपर बनता है। आज के टाइम पे पेपर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर तरह के ऑफिस में पेपर का यूज़ होता है, इतने सारे किस्म के पेपर्स यूजेज आज के टाइम पे हैं, आप देख ही पा रहे हो, है कि नहीं है। और एक तो वो नखरा, पोंछने वाला नखरा, टिश्यू पेपर है, हमको तो सबसे ज़्यादा लग रहा है सारा नुकसान टिश्यू पेपर की वजह से हो रहा है। इतना सारा टिश्यू पेपर क्या ज़रूरत थी, कपड़ा कितना बढ़िया तो काम कर रहा था, लेकिन नहीं, इन लोगों को टॉयलेट में भी पोंछ के आना है, ठीक है, पता नहीं क्या शुरू कर दिया। बढ़िया है, इंडिया में पानी वानी है यार, हाँ, वो पेपर ऊपर काट के उधर अपना अलग पोछा पोछी कर रहे हैं, और टिश्यू पेपर बड़े बड़े लोगों का तो अलग ही नखरा है, थोड़ा बहुत कुछ होगा ऐसा 10-10 टिश्यू पेपर लेके बर्बाद कर ले रहे कुछ हल्का फुल्का काम के लिए, खाना खा करके, ये क्या ज़रूरत है इसकी, एक रुमाल से उसको मल्टीपल टाइम यूज़ किया जा सकता है। कह रहा देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, हम लोग को पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर, है ना, यूज़। कह रहा पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकल किया जाता है, एक बार आप यूज़ कर लिए उसको दोबारा से फैक्ट्रीज़ में फिर से सफाई करके फिर से पेपर बनाया जा सकता है, तिबारा बनाया जा सकता है, चौबारा बनाया जा सकता है। और जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है, बहुत सारे ऐसे रद्दी पेपर्स होते हैं जो इसी तरीके से रिसाइकल्ड पेपर होते हैं, और बहुत सारे ओरिजिनल पेपर्स भी होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं जो थोड़ा महंगा मिलता है। कह रहा इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर एक स्टूडेंट जो है एक ही पन्ना एक दिन बचाता है, वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ईयर्स, तो हम लोग साल में बहुत सारे पेड़ पौधे बचा सकते हैं। जैसे आप लिखते हो तो दोनों साइड लिखिए, सिर्फ एक ही साइड मत लिखिए, है ना, फालतू का इधर उधर करके खर्चा मत कीजिए, फालतू का पेपर फाड़ के इधर उधर खेलिए मत, है ना। तो और अगर पेपर ख़त्म हो गया आप चाहे तो उसको बेच भी सकते हैं। कह रहा वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट, हम लोग को सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, है ना। बाय दिस वे वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। इससे सिर्फ आपको पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, बल्कि जब पेपर बनता है तो फैक्ट्री में बहुत सारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, फैक्ट्री में बहुत सारा डीजल पेट्रोल यूज़ होता है, जो कि ऐसे फ्यूल्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होता है सर यूज़ होता है, तो हम वो सब कुछ बचा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेपर मोरेवर द अमाउंट ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स यूज इन द पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। और कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा यह है कि जब पेपर बनता है तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो पेपर की सफाई के लिए, ब्लीचिंग वगैरह ही है जो यूज़ किया जाता है, और वो मिट्टी को ख़राब करते हैं, बाद में उसके गंदगी को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो वो हार्मफुल इन केमिकल्स भी क्या हो रहा है सर, पेपर को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग अगर पेपर को बचाते हैं तो उस तरह के केमिकल्स से भी इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू केयर अबाउट, एंड वी if we will just save paper, we are not saving only the papers, but we are saving the forest, we are saving the chemicals, we are saving the energy and many more things. Okay, so we should
वी स्टूडेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। और आज के टाइम पे जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें जो पेपर से शिफ्ट होकर के कंप्यूटर पे चीज़ें आ रही हैं, सॉफ्टवेयर पे चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द पेपर सेविंग। ओके, लेट्स गो अहेड। आई होप यू आर गेटिंग everything that we are gonna teach here. Okay, this channel is only for science now, but inshallah very soon we will try to make it more wide. We will try to start a whole academy that will be Proteins Academy. Our vision is there, but myself started only a single person. I am here, okay, in this channel. I am trying to make something bigger for you students, okay, that is will be beneficial for me, my area, for the teachers and for the especially students. So just keep supporting us. Okay, you can like the video if you like, and you can subscribe our channel, and you can share with your friends if you really like these things. Okay, and if you are agree with my vision. Okay, thank you so much, have a great day. लेकिन जाने से पहले मुझे लगता है मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, पढ़ दूँ क्या? What would happen if we had no woods? अगर हमारे पास लकड़ी नहीं होगा तो क्या होगा? Is there any alternatives available to wood? Yes, है। आज के टाइम पे लकड़ी उकड़ी की जगह पे प्लास्टिक बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है। अल्टरनेटिव है हमारे पास, और हम लोग को अल्टरनेटिव खोजना भी चाहिए। I know that paper is one of the important product that we got from the forest. हाँ, पेपर तो इम्पोर्टेंट है ना। आई वंडर वेदर देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर द पेपर्स। यस, मैंने कहा अल्टरनेटिव के रूप में आज के टाइम पे कंप्यूटर पे चीज़ें शिफ्ट हो रही है। जहाँ पर न्यूज़पेपर हाथ में आते थे, अब कंप्यूटर पे लोग पढ़ ले रहे हैं। जहाँ पर बहुत सारे ऑफिस के काम सब पेपर वर्क ही होते थे, अब वो ऑफिस के काम बहुत सारे कंप्यूटर पे होते हैं, डिजिटल होते हैं। तो है, अल्टरनेटिव है, और धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हो भी रहा है, काम चल रहा है। इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? हाँ, परमानेंट सोल्यूशन यही है कि भाई जंगल काट रहे हो तो फिर लगाओ, यही परमानेंट सोल्यूशन है। आगे भी टॉपिक है क्या? आई थिंक खत्म हो गया। ओ है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटना, रिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को फिर से लगाना, यही परमानेंट सोल्यूशन है। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन को बचाना है तो रिफॉरेस्टेशन करो, फिर से जंगल लगाओ। रिफॉरेस्टेशन इज अ रीस्टॉकिंग ऑन द डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट बाय द प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हम लोग क्या कर सकते हैं? नए पेड़ पौधे लगा के जो जंगल खत्म हो चुके हैं उसको फिर से ग्रो कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वी आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब जो सब पेड़ पौधे जहाँ से काटा गया है, हम लोग को उसी तरह की जाति का पेड़ पौधा वहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। जितना काटते हैं कम से कम उतना तो लगाना ही चाहिए ना। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ 2 लगाइए, क्या पता एक खत्म हो जाए किसी तरीके से। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, अपने आप भी हो सकता है। अगर एक जंगल को आप बहुत सारा पेड़ एक जंगल से काट लिया गया, अगर मान लीजिए बहुत सारा छोटा मोटा पौधा सब है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए 10 साल 20 साल, तो अपने आप भी ये जंगल ग्रो कर सकता है। कह रहा है इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एट आर है ना लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर उसको अनडिस्टर्ब रखा गया, कोई उसको छेड़ा नहीं, इट रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ, तो खुद भी वहाँ पर जंगल क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में इंसानों का कोई किरदार नहीं होता, हाथ नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कास्ट द है ना ट्रीमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हमने बहुत सारे ऐसे खतरनाक जो है डैमेज अपने जंगलों को दिए हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन है ना आवर ग्रीन वेल्थ, हम लोग को अगर फिर से ये धन चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। तो हम लोग एक ही चीज़ करके इसको बचा सकते हैं, वह कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट वी इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारे पास नियम भी है पेड़ पौधे को बचाने का, जंगल को बचाने का कानून भी है। दिस एक्ट इज़ द एम टू प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन आवर नियर फॉरेस्ट नियर ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहे इस तरह कानून में पूरे अच्छे से डिटेल से लिखा गया है कैसे हमारे देश में जंगलों को बचाना है, जंगलों के इस्तेमाल भी करने हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जंगलों को बचाते हुए उसका इस्तेमाल करना है। और वहाँ के आसपास के लोग जो जंगलों से सर्वाइव करते हैं, जंगलों पे डिपेंडेंट हैं, उनको भी जंगलों पे डिपेंडेंट रहने देना है। ऐसा नहीं है कि जंगल से एकदम तोड़ करके उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, पेड़ पौधा बचाने के चक्कर में इंसानी खर्चा कर दो, ऐसी बात भी नहीं है। आफ्टर सम मोस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रेन टू स्टार्ट है ना हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। सूरज डूबने के बाद ठीक नहीं होता उधर रुकना, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो माधव जी बोलते चलो वापस चलो आप। कह रहा ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रंस थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और माधव जी को ये लोग थैंक यू बोलते हैं क्योंकि माधव जी ने टाइम दिया, इन लोगों को घुमाया और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आप लोग को भी माधव जी ने और प्रोफेसर अहमद ने और पहले बूझों ने बहुत कुछ सिखाने में हेल्प किया। आप सबके तरफ से मैं भी इनको थैंक यू बोल देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? ठीक था, बढ़िया था, स्पीड था। अब जो भी है यार यही है, कर देंगे स्लो 9 क्लास में, 8 क्लास में हो ना, 9 क्लास में कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।